हेलो एवरीवन, वेलकम टू शेयर विद श्री। देखिए, उत्तर प्रदेश पीसीएस और आरओ की प्रीलिमिनरी सीरीज चलाई जा रही है 2023 की। यह टेस्ट नंबर आपका 121 से 120 टेस्ट ऑलरेडी कंप्लीट हो चुका है। प्ले लिस्ट बना रखी है, आप लोग जाकर के देख सकते हैं। देखिए, अगर आप किसी भी स्टेट पीसीएस की प्रिपरेशन कर रहे हैं, जैसे कि बीपीएससी, एमपीपीएससी, झारखंड पीसीएस, छत्तीसगढ़ पीसीएस, उत्तराखंड पीसीएस, हिमाचल प्रदेश पीसीएस या फिर आरएस, तो आप मेरा टेस्ट सीरीज को देखिए, आपको काफ़ी फायदा मिलेगा। या किसी वनडे एग्जाम की प्रिपरेशन कर रहे हैं तो भी आप मेरे टेस्ट सीरीज को देखिए, क्योंकि जो भी क्वेश्चंस हैं वो सभी प्रतियोगिता परीक्षाओं के लिए काफ़ी इंपॉर्टेंट है। देखिए, बहुत सारे मेल और मैसेज भी आते हैं कि टेस्ट नंबर 1 से कहाँ मिलेगा सर। तो आपको मैं बता दूं, टेस्ट नंबर 1 से मिलेगा आपको, जाएंगे हमारे चैनल पे तो एक प्ले लिस्ट है उत्तर प्रदेश पीसीएस 2023 का, ठीक है। वहाँ पे जो है कि टेस्ट नंबर 1 से टेस्ट नंबर 21 तक आपको मिल जाएंगे, ठीक है। तो आप जो है कि वहाँ से जा करके टेस्ट नंबर 1 से स्टार्ट कीजिए और 121 तक देखिए और कंटिन्यू भी देखते रहिए। तो स्टार्ट करते हैं। फर्स्ट क्वेश्चन है, सूर्य की किरणें कब मकर रेखा पर लंबवत पड़ती है? 21 जून, 22 जून, 22 दिसंबर, 21 दिसंबर। देखिए, पूछा जा रहा है कि सूर्य की किरणें कब मकर रेखा पर लंबवत पड़ती है। तो ये पड़ती है आपका 22 दिसंबर को। सी ऑप्शन आपका सही है। देखिए, दक्षिणी गोलार्ध सूर्य की ओर तथा उत्तरी गोलार्ध जो है कि विपरीत दिशा में स्थित होता है 22 दिसंबर को, और इसी तिथि को सूर्य जो है कि मकर रेखा पर लंबवत चमकता है, ठीक है। तो इस स्थिति में क्या होता है कि मकर संक्रांति या शीत अयनांत कहते हैं इस स्थिति को, ठीक है। जब सूर्य जो है कि दक्षिणी गोलार्ध, मतलब इसके जो है कि दक्षिणी गोलार्ध सूर्य की ओर होता है और उत्तरी गोलार्ध जो है कि इसके विपरीत होता है, तो ठीक है। तो यह हो जाएगा आपका सी ऑप्शन। निम्नलिखित कथनों को पढ़कर कूट के अनुसार सही उत्तर का चयन कीजिए। रॉबर्ट पियरे एवं उनकी पत्नी मैडम क्यूरी ने नए रेडियो एक्टिव तत्व रेडियम की खोज की। रेडियो सक्रियता के दौरान निकलने वाली किरणें की पहचान की खोज सर्वप्रथम 1902 ईस्वी में चैडविक नामक वैज्ञानिक ने की थी। देखिए, इसमें से कथनों में पढ़कर के सही उत्तर का चयन करना है आपको, ठीक है। रॉबर्ट पियरे और उनकी पत्नी जो मैडम क्यूरी थी, इन्होंने नए रेडियो एक्टिव तत्व रेडियम की खोज की, ठीक है, बिल्कुल सही है। और ये जो है कि आपका 21 दिसंबर 1898 में जो है कि ये खोज किया गया था रॉबर्ट पियरे और उनकी पत्नी मैडम क्यूरी के द्वारा, ठीक है। तो ये आपका सही है। और रेडियो सक्रियता के दौरान निकलने वाली किरणें की पहचान की खोज जो है कि सर्वप्रथम 1902 ईस्वी में चैडविक नामक वैज्ञानिक ने की थी। देखिए, चैडविक नामक वैज्ञानिक ने नहीं किया था। रेडियो सक्रियता के दौरान निकलने वाली जो किरणें हैं, अल्फा, बीटा और गामा किरणें, ठीक है, अल्फा, बीटा, गामा किरणें जो है, इनकी खोज सर्वप्रथम 1902 ईस्वी में कौन किया था? रदरफोर्ड नामक वैज्ञानिक ने किया था, न कि चैडविक नामक वैज्ञानिक। तो ये जो है कि आपका गलत है। पहला सही है और दूसरा गलत है, तो इसमें हो जाएगा ए ऑप्शन कि केवल एक सही है। निम्नलिखित कथनों को पढ़कर कूट के अनुसार सही उत्तर का चयन कीजिए। बायल के नियम के अनुसार स्थिर दाब पर किसी गैस की नियत मात्रा का आयतन उसके परम ताप का सीधा अनुपाती होता है। चार्ल्स के नियम के अनुसार स्थिर ताप पर गैस की नियत मात्रा का आयतन उसके दाब का व्युत्क्रमानुपाती होता है। देखिए, इसमें एक है आपका बायल का नियम और दूसरा है आपका चार्ल्स का नियम, ठीक है। अगर हम बायल के नियम के अकॉर्डिंग देखा जाए तो बायल के नियम पे स्थिर दाब नहीं है, बायल के नियम पे जो है कि स्थिर जो है कि टेम्परेचर है, ठीक है। बायल के नियम के अकॉर्डिंग जो है कि क्या है कि स्थिर ताप पर गैस की नियत मात्रा का आयतन उसके दाब का व्युत्क्रमानुपाती होता है, ठीक है। मतलब कि P1/V, ठीक है। तो ये हो जाएगा PV = K। P यहाँ पे क्या है? P जो है कि आपका आयतन है, सॉरी दाब है, और V यहाँ पे क्या है आपका? तो ये है आपका आयतन, और K जो है कि नियतांक है, ठीक है। तो ये बिल्कुल गलत है। यहाँ बताया जा रहा है कि स्थिर दाब पर, हालांकि वो स्थिर ताप पर है, ठीक है। तो ये हो जाएगा आपका गलत। चार्ल्स के नियम के अकॉर्डिंग क्या है? तो चार्ल्स के नियम के अकॉर्डिंग है कि स्थिर दाब पर, यहाँ बताया जा रहा है स्थिर ताप पर, स्थिर दाब पर किसी गैस की नियत मात्रा का आयतन उसके परम ताप के सीधा अनुपातिक होता है, ठीक है। मतलब कि यहाँ पे हो जाएगा V/T, ठीक है। मतलब V = हो जाएगा आपका KT।
यहाँ पे जो है कि भी क्या है, तो यहाँ पे गैस का ये जो है कि क्या है, आयतन है, और टी जो है कि केल्विन पैमाने पर तापमान है, ठीक है, और के जो है कि आपका नियतांक है। तो ये दोनों गलत है, तो इसमें हो जाएगा आपका डी ऑप्शन कि न तो एक और न ही दो। दिबांग बहुउद्देशीय परियोजना के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। यह परियोजना असम राज्य की एक बहुउद्देशीय परियोजना है। इस परियोजना की आधारशिला 31 जनवरी 2008 को पूर्व प्रधानमंत्री मनमोहन सिंह द्वारा रखी गई थी। दिबांग बहुउद्देशीय परियोजना भारत में निर्मित होने वाली सबसे बड़ी जल विद्युत परियोजना है। बात की जा रही है दिबांग बहुउद्देशीय परियोजना की। देखिए जो परियोजना है ये कहाँ की है, तो ये परियोजना है आपका असम राज्य की नहीं है परियोजना। यह परियोजना जो है कि अरुणाचल प्रदेश राज्य की बहुउद्देशीय परियोजना है, और ये जो है कि दिबांग नदी पर है, ठीक है। तो ये पहला ही आपका गलत हो जाएगा, ठीक है। ये असम की परियोजना नहीं है, ये है आपका कहाँ की, अरुणाचल प्रदेश राज्य की, ठीक है। और ये किस नदी पे है, तो ये दिबांग नदी पर ये परियोजना है। दूसरा है कि इस परियोजना की जो आधारशिला है वो 31 जनवरी 2008 को पूर्व प्रधानमंत्री जी थे मनमोहन सिंह जी, उनके द्वारा ये रखा गया था। ये आपका सही है। और दिबांग बहुउद्देशीय परियोजना जो है कि भारत में निर्मित होने वाली सबसे बड़ी जल विद्युतीय परियोजना है। ये भी आपका सही है। पहला गलत है, दूसरा और तीसरा सही है। इसमें हो जाएगा आपका बी ऑप्शन की केवल 2 और 3 सही है। बांगर के संबंध में निम्नलिखित कथनों को पढ़कर कूट के अनुसार सही उत्तर का चयन कीजिए। यह उत्तरी मैदान की उच्चभूमि है जो पुरानी जलोढ़ मिट्टी से निर्मित है। इसका विस्तार मुख्य रूप से पंजाब व उत्तर प्रदेश के मैदानी भागों में पाया जाता है। बात की जा रही है बांगर के संबंध में, ठीक है। यह जो है कि उत्तरी मैदान की उच्च भूमि होती है जो कि पुरानी जलोढ़ मिट्टी से निर्मित होती है, ठीक है। देखिए अगर इसके बारे में हम बात करें बांगर के बारे में, ठीक है, मतलब ये सही है। बांगर के बारे में बात करें तो यह मैदान का जो है कि उच्च भाग होता है। यहाँ पर क्या होता है कि सामान्यतः जो है कि नदियों के बाढ़ का जल जो है कि नहीं पहुँच पाता है, मतलब काफ़ी ऊंचाई पे ये चीज़ें होता है। और यहाँ पर पुरानी काप मिट्टियाँ पाई जाती हैं, मतलब कि यहाँ पे पुरानी मिट्टी ही पाई जाती है। जब ये ऊंचाई पे रहेगा तो बाढ़ का पानी तो यहाँ पे पहुँचेगा नहीं, तो जैसे कि तैसे जो पुरानी मिट्टियाँ होती है वही रहती है। तो ये बिल्कुल सही है, ठीक है। इसके अलावा जो है कि एक होता है बांगर के बाद होता है खादर। खादर और बांगर होता है, ठीक है। बिल्कुल इसके अपोजिट होता है खादर। खादर जो है कि वह भाग होता है जहां पर नदियों का बाढ़ का पानी जो है कि प्रति वर्ष पहुंचता रहता है, ठीक है। जब बाढ़ आती है तो वहां तक पानी पहुंचता है, फिर वो चली जाती है, तो वो उस मिट्टी को क्या बोलते हैं, खादर मिट्टी बोलते हैं, ठीक है। देखिए इसे नदियों का बाढ़ जो है कि मैदान या कछारी प्रदेश कहते हैं। उसको जो है कि नदियों का बाढ़ का मैदान या कछारी प्रदेश कहते हैं। और प्रत्येक वर्ष जो है कि बाढ़ के जल से जो है कि यहाँ की मिट्टियाँ क्या हो जाती है, नवीन मिट्टी हो जाती है, मतलब नया हो जाती है मिट्टी। और ये जो है कि काफ़ी उपजाऊ होती है जो खादर की मिट्टियाँ होती हैं। बांगर की तो पुरानी होती है, लेकिन खादर की मिट्टियाँ जो है कि नवीन होती है, ठीक है। दूसरा है कि इसका विस्तार मुख्य रूप से पंजाब व उत्तर प्रदेश के मैदानी भागों में पाया जाता है, बांगर का विस्तार, ठीक है। तो ये भी सही है और पहला भी सही है। तो ये हो जाएगा आपका सी ऑप्शन की 1 और 2 दोनों सही है, ठीक है। कर्नाटक के पठार के संबंध में निम्नलिखित कथनों को पढ़कर कूट के अनुसार सही उत्तर का चयन कीजिए। कर्नाटक के पठारी क्षेत्र में पश्चिमी घाट से संलग्न पर्वतीय एवं पठारी क्षेत्र को मलनाड कहते हैं। बाबा बुदान यहाँ का सबसे ऊंचा पर्वतीय क्षेत्र है तथा मलयानगिरी इसकी सबसे ऊंची चोटी है, ठीक है। बात की जा रही है कर्नाटक के पठार के संबंध में, ठीक है। कर्नाटक का जो पठारी क्षेत्र है उसमें जो है कि पश्चिमी घाट से संलग्न पर्वतीय एवं पठारी क्षेत्र को क्या कहते हैं, मलनाड कहते हैं, ठीक है। दूसरा है कि बाबा बूदान यहाँ का सबसे ऊंचा पर्वतीय क्षेत्र है तथा इस पर्वतीय क्षेत्र का सबसे ऊंची चोटी कौन सी है, तो मलयानगिरी है, ठीक है। यह भी आपका सही है और पहला भी सही है। तो ये हो जाएगा आपका 1 और 2 दोनों सही है, तो सी ऑप्शन आपका हो जाएगा, ठीक है। बंदरगाह एवं उनकी अवस्थिति का गलत युग्म बताइए। तूतीकोरिन तमिलनाडु, मार्मू गोवा गोवा, पारादीप आंध्र प्रदेश, विशाखापट्टनम आंध्र प्रदेश। देखिए कुछ बंदरगाह का नाम दिया गया है और उनकी अवस्थिति का गलत युग्म बताना है आपको। तूतीकोरिन बंदरगाह कहाँ पे पड़ता है ये, तो ये पड़ता है आपका तमिलनाडु में। मार्मू गोवा
मार्मुगावो, ये बंदरगाह कहाँ पड़ता है? तो ये आपका गोवा में पड़ता है। पारादीप, ये कहाँ पड़ता है? तो ये आंध्र प्रदेश में नहीं पड़ता है, ये जो है कि उड़ीसा में पड़ता है। ठीक है। और विशाखापट्टनम कहाँ पड़ता है? तो ये आंध्र प्रदेश में पड़ता है। तो इसमें गलत युग्म कौन सा है? ये सी ऑप्शन हो। नर्मदा नदी के संबंध में निम्नलिखित कथनों को पढ़कर कोड के अनुसार सही उत्तर का चयन कीजिए। मध्य प्रदेश के अमरकंटक की पहाड़ी से निकलने के पश्चात यह उत्तर में विंध्यन पर्वत तथा दक्षिण में सतपुड़ा पर्वत के मध्य भ्रंश घाटी से होकर बहते हुए अरब सागर की खंभात की खाड़ी में गिरती है। सरदार सरोवर परियोजना इसी नदी पर है और यह जबलपुर के पास भेड़ा घाट की संगमरमर शैलों को काट करके धुआंधार प्रपात का निर्माण करती है। ठीक है। बात की जा रही है नर्मदा नदी के संबंध में। ठीक है। नर्मदा नदी के संबंध में बात की जा रही है। ये जो है कि मध्य प्रदेश के अमरकंटक की पहाड़ी से निकलने के बाद क्या होता है कि ये उत्तर में विंध्यन पर्वत और दक्षिण में सतपुड़ा पर्वत के मध्य जो है कि ये भ्रंश घाटी से बहते हुए कहाँ पे जाके गिरती है? तो अरब सागर की खंभात की खाड़ी में जा गिरती है। बिल्कुल सही है। और इसी जो नर्मदा नदी है ये जो है कि सरदार सरोवर परियोजना जो है कि इसी नदी पर है, नर्मदा नदी पर ही सरदार सरोवर परियोजना का निर्माण किया गया है। तो ये भी आपका सही है। यह जबलपुर के पास भेड़ा घाट की संगमरमर शैलों को काट करके धुआंधार जलप्रपात का निर्माण करती है। देखिए धुआंधार जलप्रपात कहाँ पे है? तो यह जबलपुर में है और यही नर्मदा नदी जो है कि संगमरमर शैलों को काट करके जो है कि यहाँ पे धुआंधार जलप्रपात का निर्माण करती है। तो ये भी आपका सही है। तो ये तीनों सही है। तो ये होगा आपका डी ऑप्शन की 1, 2 और 3 सही है। जायद की फसल के संबंध में निम्नलिखित कथनों को पढ़कर कूट के अनुसार सही उत्तर का चयन कीजिए। जायद की फसलों को सामान्यतः रबी एवं खरीफ के मध्यवर्ती काल में उगाया जाता है। जायद की फसलों में तंबाकू, मूंगफली, लोबिया इत्यादि प्रमुख है। बात की जा रही है जायद की फसल के बारे में। ठीक है। जो जायद की फसल होती है वो जो है कि रबी की फसल और खरीफ की फसल के मध्यकाल में बोई जाती है। देखिए जो रबी की फसल होती है ना, इसके काटने के बाद से और खरीफ की फसल बोने के पहले कुछ टाइम जो है कि बिल्कुल खाली रहता है, उसी में जो है कि जायद की फसलों को उगाया जाता है। ठीक है। यहाँ पे बोला जा रहा है कि जायद की फसलों में तंबाकू, मूंगफली, लोबिया इत्यादि प्रमुख है। देखिए तंबाकू, मूंगफली और लोबिया जो है ये कौन सी फसल है? तो तंबाकू, मूंगफली, लोबिया ये जो है कि खरीफ की फसल है, ना कि जायद की फसल है। ठीक है। जायद की फसलें कौन कौन सी है? तो खीरा है, ककड़ी है, तरबूज है, खरबूज है, करेला है। ये सब सारी जो है कि जायद की फसल है, जो कि रबी की फसल और खरीफ की फसल के बीच ये सब बोई जाती है। ठीक है। देखिए जो जायद की फसल है ना, ये तेज गर्मी और शुष्क हवाएं सहन करने की क्षमता अधिक होती है जायद की फसलों में। और ये जो है कि मार्च अप्रैल में बोई जाती है और जून तक इसको काट ली जाती है जायद की फसलों को। तो पहला तो आपका सही है, बट दूसरा जो है कि आपका गलत है, क्योंकि ये जायद की फसल नहीं है तंबाकू, मूंगफली और लोबिया। ये जो है कि आपका कौन सी फसल है? तो खरीफ की फसल है। तो इसमें हो जाएगा आपका पहला कि केवल एक सही है। भारत में चिश्ती संप्रदाय का संस्थापक कौन था? बख्तियार खाकी, निजामुद्दीन औलिया, इल्तुतमिश, ख्वाजा मोइनुद्दीन चिश्ती। भारत में चिश्ती संप्रदाय का संस्थापक कौन था? तो भारत में चिश्ती संप्रदाय का संस्थापक जो है कि ख्वाजा मोइनुद्दीन चिश्ती थे। देखिए ख्वाजा मोइनुद्दीन चिश्ती, इन्होंने भारत में सूफियों के चिश्ती सिलसिले की स्थापना की और ख्वाजा मोइनुद्दीन चिश्ती ने सिजिस्तान से ये आए और 1161 ईस्वी में ये लाहौर में बस गए और ये जो है कि 1191 ईस्वी में ये अजमेर को अपना निवास स्थान बना लिया। और ये जो सुल्तान था इल्तुतमिश, इनके जो है कि समकालीन था। तो ये हो जाएगा आपका डी ऑप्शन। महाजनपद व उनकी राजधानियों का गलत युग्म बताइए। गांधार, तक्षशिला, अंग, चंपा, काशी, वाराणसी, अस्मक, मथुरा। देखिए जो महाजनपद थी, कितने महाजनपद थे? तो 16 महाजनपद थे। ठीक, उसमें जो है कि राजधानियों का गलत युग्म बताना है। गांधार, इसकी राजधानी कहाँ पे थी? गांधार महाजनपद की, तो तक्षशिला में थी। अंग महाजनपद की राजधानी चंपा में थी। काशी महाजनपद की राजधानी वाराणसी में थी और अस्मक महाजनपद की राजधानी मथुरा में नहीं थी। कहाँ पे थी? तो इसकी राजधानी जो है कि आपका कहाँ पे था? इसकी राजधानी पोटन बोल सकते हैं या पोटली बोल सकती हैं, यहाँ पर था अस्मक महाजनपद की राजधानी।
और जो मथुरा है ये किसकी राजधानी थी? तो मथुरा जो है कि सूरसेन महाजनपद की राजधानी थी। ये हो जाएगा आपका डी ऑप्शन। भारत में संवतों का सही कालक्रम कौन सा है? विक्रम, शक, गुप्त, हर्ष। शक, विक्रम, गुप्त, हर्ष, विक्रम, गुप्त, शक, हर्ष और विक्रम, हर्ष, गुप्त, शक। देखिए संवतों का अगर सही क्रम देखा जाए ना तो ये है। देखिए विक्रम की बात करें हम, ये विक्रम संवत की, तो इसकी शुरुआत जो है कि 57 ईसा पूर्व की गई। इसकी शुरुआत जो है कि 57 ईसा पूर्व की गई। शक की बात है तो इसकी शुरुआत जो है कि 78 ईस्वी किया गया। गुप्त की बात करें हम तो इसकी शुरुआत जो है कि 319 ईस्वी में की गई थी। और हर्ष की बात करें हम तो ये हर्ष के राज्य रोहण की तिथि से मतलब कि 606 ईस्वी से इसका आरंभ माना जाता है। तो ये जो है कि आपका ये ऑप्शन सही हो जाएगा। भारत में प्रथम रेल लाइन किसके शासनकाल में डाली गई? लॉर्ड डलहौजी, लॉर्ड विलियम वेटिंग, लॉर्ड कर्जन, लॉर्ड कैनी। भारत में प्रथम रेल लाइन किसके शासनकाल में डाली गई थी? तो ये डाली गई थी लॉर्ड डलहौजी के शासनकाल में। सबसे पहले जो है कि लाइन बिछाई गई थी और इन्हीं के शासनकाल में 16 अप्रैल 1853 ईस्वी को 34 किलोमीटर जो है कि चलाई गई ट्रेन। कहाँ से कहाँ तक? तो ये जो है कि आपका मुंबई से थाने के बीच चलाई गई थी। देखिए लॉर्ड डलहौजी, इनके द्वारा जो है कि शिक्षा संबंधी सुधार किया गया, रेल, तार, डाकघर की स्थापना की गई, सैनिक सुधार किया गया, सामाजिक तथा व्यवसायिक सुधार इनके द्वारा किया गया था। तो ये हो जाएगा आपका ए ऑप्शन। निम्न में से ठंडी स्थानीय पवन कौन सी है? कोसावा, गिबली, हबूब, शंता आना। पूछा जा रहा है कि ठंडी स्थानीय पवन कौन सी है। देखिए कोसावा की अगर हम बात करें तो कोसावा जो है कि ये सर्बिया में बहने वाली स्थानीय पवन है और ये जो है कि ठंडी हवा है। ए ऑप्शन आपका सही हो जाएगा। गिबली की हम बात करें तो गिबली जो है कि ये लीबिया में बहने वाली हवा है। हबूब की बात करें हम तो ये सूडान में बहने वाली हवा है। और शांता आना की बात करें तो यूएसए में बहने वाली ये जो है कि गर्म स्थानीय पवन है। लेकिन ठंडी स्थानीय पवन कौन सी है? एक ही है, कोसावा, जो कि सर्बिया में बहने वाली स्थानीय पवन है। कर्क रेखा पर पड़ने वाले अफ्रीकी देशों का पूर्व से पश्चिम क्रम बताइए। मिस्र, लीबिया, नाइजर, अल्जीरिया, माली। मिस्र, लीबिया, माली, अल्जीरिया, नाइजर। मिस्र, लीबिया, अल्जीरिया, माली, नाइजर। मिस्र, लीबिया, नाइजर, माली, अल्जीरिया। देखिए पूछा जा रहा है कि कर्क रेखा पर पड़ने वाले जो अफ्रीकी देश हैं उसमें से पूर्व से पश्चिम क्रम में आपको बताना है। ठीक है, अफ्रीकी देशों की बात की जा रही है। तो कर्क रेखा जो है कि देखिए कर्क रेखा है ये वाली। ठीक है, अगर ये पूर्व से बात की जा रही है कि पूर्व से पश्चिम की तरफ, तो देखिए पहले पड़ेगा आपका इजिप्ट मतलब कि मिस्र, उसके बाद से लीबिया पड़ेगा। देखिए उसके बाद से आपका पड़ेगा कौन सा, ये देखिए यहाँ पे टच कर रहा है यहाँ पे। ठीक है, नाइजर पड़ेगा, उसके बाद से अल्जीरिया पड़ेगा, उसके बाद से आपका माली पड़ेगा। मतलब कि मिस्र, लीबिया, नाइजर, अल्जीरिया, माली ऐसे पड़ेगा। ठीक है, तो ये हो जाएगा आपका पहला वाला ऑप्शन कि मिस्र, लीबिया, नाइजर, अल्जीरिया, माली। अच्छा, भारत में कर्क रेखा कितने राज्यों से होकर के गुजरती है ये आप लोग कमेंट बॉक्स में बताइएगा और उन राज्यों का नाम भी बताइएगा आप लोग। ठीक है, निम्नलिखित कथनों को पढ़कर कोड के अनुसार सही उत्तर का चयन कीजिए। साबुन, सोडियम और पोटेशियम लवणों के उच्च वसा युक्त अम्ल होते हैं। अधिकांश तत्व ऑक्सीजन एवं वायु से मिलकर के ऑक्साइड बनाते हैं। इसमें से सही उत्तर का चयन करना है आपको। देखिए साबुन हुआ, सोडियम और पोटेशियम, ये जो कि लवणों के उच्च वसा युक्त अम्ल होते हैं। ये तीनों, साबुन हुआ, सोडियम हुआ और पोटेशियम। ठीक है, ये आपका सही है। और अधिकांश तत्व जो है कि ऑक्सीजन या वायु में मिल करके क्या करते हैं, ऑक्साइड बनाते हैं। ठीक है, तो ये हो जाएगा आपका, ये भी आपका सही है, पहला भी सही है और दूसरा भी सही है। तो ये हो जाएगा आपका सी ऑप्शन की 1 और 2 दोनों सही हैं। निम्नलिखित में से किस क्षेत्र में पूरा पाषाण काल, मध्य पाषाण काल और नव पाषाण काल के अवशेष एक क्रम में पाए गए हैं? कश्मीर घाटी, कृष्णा घाटी, सोन घाटी, बेलन घाटी। देखिए पूछा जा रहा है कि वह कौन सा क्षेत्र में पूरा पाषाण काल, मध्य पाषाण काल और नव पाषाण काल, इन तीनों के अवशेष जो है कि एक क्रम में पाए गए हैं। तो देखिए बेलन घाटी में, विंध्य क्षेत्र में और नर्मदा घाटी में,
इन तीनों के अवशेष जो है कि एक क्रम में पाए गए हैं। तो यहाँ पे बेलन घाटी दिया है, तो ये बेलन घाटी हो जाएगा। देखिए यहाँ पर जो है कि शिकारी मानव सभ्यता से लेकर के ये अनोत्पातक मानव सभ्यता के चिन्ह पाए गए हैं बेलन घाटी में, तो ये हो जाएगा आपका डी ऑप्शन। लोथल का गोदीवाड़ा अच्छी तरह जुड़ा हुआ था भोगवा नदी से, नर्मदा नदी से, ताप्ती नदी से, भीमा नदी से। लोथल का जो गोदीवाड़ा था ये अच्छी तरह से जुड़ा हुआ था। किससे जुड़ा हुआ था? तो ये जुड़ा हुआ था आपका बेलन घाटी से। ठीक है, लोथल का जो गोदीवाड़ा था ये अच्छी तरह से जुड़ा हुआ था किस नदी से? तो ये आपका भोगवा नदी से। ये जो है कि कहाँ पे है? लोथल। तो ये पड़ता है आपका गुजरात में। और लोथल जो है कि स्वराष्ट्र क्षेत्र में सिंधु सभ्यता का सबसे महत्वपूर्ण स्थल है और यह प्राचीन काल में जो है कि साबरमती और भोगवा नदी के संगम पर यह स्थित था। तो ये हो जाएगा आपका ए ऑप्शन। त्रिकोणात्मक संघर्ष किसके बीच हुआ? प्रतिहार, पाल और चालुक्य, पाल, प्रतिहार और राष्ट्रकूट, पाल, गुर्जर और प्रतिहार, इनमें से कोई नहीं। पूछा जा रहा है कि त्रिकोणात्मक संघर्ष किसके बीच हुआ। देखिए त्रिकोणात्मक संघर्ष के बारे में अगर हम बात करें तो हर्ष के मृत्यु के बाद कन्नौज को लेकर के जो है कि 8वीं शताब्दी से लेकर के 10वीं शताब्दी तक पाल, प्रतिहार तथा राष्ट्रकूट वंशों के मध्य जो है कि लड़े गए युद्धों को क्या बोलते हैं? त्रिकोणात्मक संघर्ष के नाम से जाना जाता है। किन किन के बीच लड़ा गया? तो ये जो है कि पाल, प्रतिहार तथा राष्ट्रकूट। तो ये है आपका बी ऑप्शन। पत्र पत्रिकाएं एवं उनके लेखक संपादक से संबंधित गलत युग्म बताइए। फ्रे हिंदुस्तान, तारकनाथ दास, संजीवनी, कृष्ण कुमार मित्र, द इंडिपेंडेंट, मोतीलाल नेहरू, अभ्युदय, केशव चंद्र सेन। देखिए कुछ पत्र पत्रिकाओं का नाम दिया गया है और इसके लेखक और संपादक से संबंधी जो है कि गलत युग्म बताना है आपको। फ्री हिंदुस्तान ये जो है कि किसके द्वारा, ये इसके लेखक कौन थे और संपादक किसके द्वारा किया जा रहा था? तो ये जो है कि तारकनाथ दास के द्वारा। ठीक है, संजीवनी की बात करें हम तो ये कृष्ण कुमार मित्र के द्वारा। द इंडिपेंडेंट की बात करें हम तो ये मोतीलाल नेहरू के द्वारा ये संपादित किया जा रहा था। अभ्युदय की बात करें हम तो ये केशव चंद्र सेन के द्वारा नहीं, ये जो है कि आपका साप्ताहिक पत्रिका थी और ये मदन मोहन मालवीय जी इसके जो है कि संपादक करता थे। तो ये हो जाएगा आपका डी ऑप्शन। देखिए क्वेश्चन पूछा गया था आप लोगों से पिछले वीडियो में कि दूध का अपेक्षिक घनत्व ज्ञात किया जा सकता है हाइड्रोमीटर से, ब्यूटीरियोमीटर से, लैक्टोमीटर से, थर्मामीटर से। दूध का जो अपेक्षिक घनत्व है वो किससे ज्ञात किया जा सकता है? तो ये ज्ञात किया जा सकता है लैक्टोमीटर से। हाइड्रोमीटर की बात करें तो हाइड्रोमीटर से क्या ज्ञात किया जाता है? तो द्रव का घनत्व मापा जाता है। ब्यूटीरियोमीटर से, इससे जो है कि दूध या दुग्ध उत्पादनों में वसा की मात्रा को मापने का ये उपकरण होता है। और थर्मामीटर से आपका क्या मापा जाता है? तो इससे आपका टेम्परेचर मापा जाता है। ये हो जाएगा आपका सी ऑप्शन। आज के क्वेश्चन देख लेते हैं कि सूक्त साहित्य किस धर्म से संबंधित है? बौद्ध, शैव, जैन, वैष्णव। सूक्त साहित्य किस धर्म से संबंधित है? इसका आंसर आप लोग कमेंट बॉक्स में मुझे बताइएगा। इसका आंसर मैं नेक्स्ट वीडियो में आप लोगों को बताऊंगा। देखिए आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। सब्सक्राइब करने के बाद से बेल आइकन को प्रेस कर लीजिए कि मेरी जब भी वीडियो आए तो आपको नोटिफिकेशन मिल जाए। मेरा दूसरा चैनल है श्री जीएस पॉइंट, आप इसको भी सब्सक्राइब कर लीजिए। फेसबुक पे मेरा पेज है स्टडी विद श्री के नाम से और इंस्टाग्राम पे हमारी आईडी है स्टडी विद श्री 25 एंड श्री जीएस पॉइंट। और टेलीग्राम का हमारा चैनल है स्टडी विद श्री। इन सब सारे का लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में दे रखा है, वहाँ पे क्लिक करते आप यहाँ पे इन सब सारे जगहों से कनेक्ट हो जाइए, क्योंकि इन सब सारे जगहों से स्टडी से रिलेटेड चीज़ें पोस्ट की जाती है जिससे आप लोगों को फायदा पहुंच सकता है। दोस्तों वीडियो अच्छी लगती है तो आप लोग एक लाइक कर दिया कीजिए, एक अच्छा सा कमेंट्स कर दिया कीजिए, अपने दोस्तों में शेयर जरूर किया कीजिए। अगर वीडियो अच्छी नहीं लगती है तो आप लोग डिसलाइक कर दिया कीजिए और कमेंट बॉक्स में मुझे बताइए डिसलाइक क्यों किया। वीडियो देखने के लिए धन्यवाद।